ये एक मोबाइल बना हुआ है तस्वीर में, और उसके साथ मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है और तस्वीर भी है, और साथ मैंने इसके साथ नाम लिखा हुआ है अबव द फोल्ड कंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मोबाइल का और मोबाइल का नीचे वाला हिस्सा भी है, ऐसे ही है ना, ये वाला हिस्सा भी है मोबाइल का। ऐसे ही भाई कोई चीज़ आप देखते हो तो एक चीज़ तो ऊपर वाली स्क्रीन पे नज़र आ जाती है, फिर आप स्क्रॉल करते हो ना तो नीचे वाला हिस्सा आता है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जैसे ही मैंने अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा है तो मोबाइल में मुझे ये सब कुछ नज़र आ गया है, लेकिन अभी ये भी था। तो ये देखने के लिए मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल करूँगा। स्क्रॉल करने से पहले हमें जो कुछ मोबाइल पे नज़र आ रहा है इसे हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। इसकी एग्जांपल्स और बहुत सारी हैं। एक इसकी एग्जांपल है आपका व्हाट्सएप पे आया हुआ मैसेज। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, 2 लाइनें 3 लाइनें 4 लाइनें आप पढ़ते हैं और उसके नीचे लिखा होता है रीड मोर। फिर आप उसको प्रेस करते हो तो फिर बाकी का मैसेज भी आपके सामने आ जाता है। इसकी एक एग्जांपल यूट्यूब की वीडियो भी है। यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो, आपको उसकी डिस्क्रिप्शन नज़र आती है, 2 लाइनें या 3 लाइनें पढ़ लेते हैं आप, लेकिन बाकी की डिस्क्रिप्शन आपको नहीं नज़र आती। तो आप बाकी की डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो सारी डिस्क्रिप्शन आपसे पढ़ी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जितनी एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ये सारे की सारी एग्जाम्पल्स हैं अबव द फोल्ड कंटेंट के, कि कुछ हिस्सा जो है वो पहले नज़र आ रहा है, सारा हिस्सा पहले नज़र नहीं आ रहा। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन में इसका बहुत रोल होता है। ऑप्टिमाइजेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। कैसे रोल है कि ये वाला जो कंटेंट है इसी की बेसिस पर आपकी वेबसाइट की स्पीड कैलकुलेट होगी। यानी अगर मैं कहूँ कि भाई मेरी वेबसाइट की स्पीड कैसे कैलकुलेट हो रही है, तो अगर मैं ये कहूँ भाई मेरी वेबसाइट में तो 5 पेजेस हैं और एक वेबसाइट है उसके अंदर 5000 पेजेस हैं, ठीक है, तो दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि जैसे भाई 5 पेजेस वाली वेबसाइट तो बड़ी जल्दी लोड हो जाएगी। तो 5 पेजेस का या 5000 पेजेस का वेबसाइट के लोड होने की स्पीड से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। वेबसाइट की स्पीड का लेना देना किससे है, इस हिस्से से है। इस पूरे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, अबव द फोल्ड कंटेंट। कहता है भाई फोल्ड करने से पहले जो कंटेंट आपका आ रहा है उसको लोड होने का जो टाइम है वो 2.5 सेकेंड्स होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इतनी देर में आपकी वेबसाइट लोड हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड ठीक है। अभी हम इस चीज को अभी और आगे जाकर भी देखेंगे। अब आ जाते हैं वापस दूसरी स्लाइड में, जरा एक दफा जल्दी से गो थ्रू करेंगे। ये सब कुछ वही होगा जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। अब हम एक, आप समझिएगा कि एक चेकलिस्ट देखने जा रहे हैं टेक्निकल एसईओ की, कि भाई हमने वेबसाइट के ऊपर टेक्निकल एसईओ में कौन कौन सी चीजें सीखी भी हैं आपने। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या कहा था कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी वेबसाइट क्राउलेबल हो। पहले लेसन में यही कहा था ना। और मैंने क्या कहा था कि अगर आपने अपनी वेबसाइट किसी की कॉपी नहीं की हुई तो आपकी वेबसाइट क्राउलेबल है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट क्राउलेबल होगी तो ही इंडेक्सेबल होगी। यानी क्राउल का करने का क्या मतलब है, बिल्कुल क्राउल करने का यही मतलब है, जैसे आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझे आपका रिजल्ट देना है, तो मैं रिजल्ट सिर्फ उन स्टूडेंट्स का दूंगा जिन्हें मैं क्राउल करूंगा। जिन्हें मैं क्राउल ही नहीं करूंगा, जिन्हें मैं ऑब्जर्व नहीं करूंगा, उनका तो मैं रिजल्ट दूंगा ही नहीं। यानी हम यूं कह लेंगे कोई बंदे की 10% अटेंडेंस है तो आप समझ लो मैं उसे क्राउल नहीं करूंगा, मेरा स्टैंडर्ड है कि नहीं भी उसको नहीं करना। या मैं ये कहता हूँ कोई बंदा 50% टास्क कंप्लीट नहीं करता तो मेरा स्टैंडर्ड है मैंने इसको भी क्राउल नहीं करना। तो इंडेक्सिंग तो दूर की बात है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्सिंग का क्राइटेरिया क्या है, क्राउलिंग। क्राउलिंग का क्राइटेरिया क्या है कि भाई आप उस स्टैंडर्ड्स पे पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड क्या था कि आपकी वेबसाइट कॉपी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। ये एक मेजर हमारे पास जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपकी वेबसाइट कॉपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो एक फैक्टर टेक्निकल एसईओ का क्या है, क्राउलेबिलिटी। दूसरा फैक्टर क्या है, इंडेक्सेबिलिटी। और इंडेक्सेबिलिटी डिपेंडेंट है किसकी, क्राउलेबिलिटी। यानी कि क्राउल ही नहीं हो रही तो इंडेक्स तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंडेक्स वही चीजें होंगी जिन्हें क्राउल किया जाएगा। अच्छा अब आगे चलते हैं जरा और देखते हैं क्या फैक्टर्स हैं जी। साइट आर्किटेक्चर। साइट आर्किटेक्चर का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट का डिजाइन कैसा है। वेबसाइट के डिजाइन से क्या मुराद है कि भाई वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ते आए थे, जिसमें मेन्यूज भी आएंगे, जिसमें पैराग्राफ्स भी आएंगे, जिसमें हेडिंग्स भी आएंगे, इमेजेस भी आएंगे। नंबर 2, एक्सएमएल साइट में
ये सब टेक्निकल एसईओ की चेकलिस्ट हो रही है, हाँ, कि भाई एक्सएमएल साइट मैप है कि नहीं है। तीसरे नंबर पर हम क्या चीज चेक करते हैं, साइट स्पीड, कि वेबसाइट की स्पीड ठीक है। चौथे नंबर पर क्या चीज है, डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है। पांचवें नंबर पर क्या है, सिक्योरिटी मींस एसएसएल। और फिर क्या है हमारे पास, यूजर एक्सपीरियंस, कि भाई वेबसाइट्स के साथ लोगों का एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है। अब आगे चलते हैं जरा और देखते हैं आगे क्या चीजें हैं। ये वो चीज आ गई है जिसके लिए मैंने आपको पहली स्लाइड दिखाई थी। ये एक और स्टैंडर्ड टर्म हम इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट में एसईओ के लिए खास तौर पर, एंड दैट इज कॉल्ड कोर वेब वाइटल्स। ठीक है, कोर वेब वाइटल्स आर गूगल ट्री मैट्रिसेस फॉर मेजरिंग यूजर एक्सपीरियंस। यानी कि कोर वेब वाइटल्स क्या है, कि आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस कैलकुलेट करने के स्टैंडर्ड्स हैं। ये कितने स्टैंडर्ड्स हैं, 3 स्टैंडर्ड्स हैं। कौन कौन से हैं, यानी कि कोर वेब वाइटल क्या है, कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 स्टैंडर्ड्स हैं। नंबर 1, पहला स्टैंडर्ड क्या है, बल्कि स्टैंडर्ड से भी पहले इनको 3 फेज कर लेते हैं। पहला फेज क्या है, लोडिंग। दूसरा फेज क्या है, इंटरेक्टिविटी। और तीसरा फेज है विजुअल स्टेबिलिटी। जी, अगला फेज हमारे पास है विजुअल स्टेबिलिटी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपनी वेबसाइट की लोडिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, अगर हम अपनी वेबसाइट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, लोडिंग वाला पार्ट। जब हमारी वेबसाइट लोड हो रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एलसीपी। एलसीपी स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कंटेंट पूल। इसको देखें, अच्छा लोडिंग वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, एलसीपी। एलसीपी स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। अब जरा उस स्लाइड पर है जो मैंने अभी आपको पहले दिखाई थी, इसीलिए दिखाई थी। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ना, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, कहां से कैलकुलेट हो रहा है, अबव द फोल्ड कंटेंट से। अब वो ये कह रहा है कि भाई ये जो अबव द फोल्ड कंटेंट है, इसके अंदर जो आपका सबसे बड़ा, जैसे मैंने पहले कहा ना कि भाई अबव द फोल्ड कंटेंट वेबसाइट को कैलकुलेट कर रहा है, ये पूरा भी नहीं कैलकुलेट कर रहा, बल्कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स में, पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स में से सिर्फ वो वाला ऑब्जेक्ट जो सबसे बड़ा है, वो कितनी देर में लोड हो रहा है, उसका जो लोड टाइम है, अगर वो 2.5 सेकेंड है या इससे कम है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट स्लो नहीं है। और अगर उसका टाइम 2.5 सेकेंड से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट स्लो है। मतलब हम अपनी वेबसाइट को कैलकुलेट करते हुए ये नहीं देखेंगे कि भाई वेबसाइट खुल कितनी देर में रही है, बल्कि ये वो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी मदद से हमें पता लगेगा कि हमारी वेबसाइट ठीक है कि नहीं है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि आम जो वेबसाइट्स होती हैं, अबव द फोल्ड कंटेंट में ज्यादातर क्या होता है, बड़ा ऑब्जेक्ट। यस, पिक्चर। और कोई बताए, किसी भी वेबसाइट में जब हम लोड करते हैं तो सबसे बड़ा बड़ा पार्ट कौन सा होता है, टेक्स्ट। ना करो यार, टेक्स्ट कैसे बड़ा हो गया, हाँ मेन्यू बार। अच्छा, और वेबसाइट ही कभी खोल के देखी आपने, खोलते हैं सबसे ऊपर क्या आता है, टाइटल आता है। और बोलते, जब बोलते हैं आपने बता देना, मुझे खुद ही बता देना क्या होता है। जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं, शाबाश बताएं क्या क्या नजर आता है, आपको खुद पता लग जाएगा क्या आता है, फिर आपको याद रहेगा। कोई ऐसी चीज जो बड़ी हैवी सी नजर आती है आपको, जब ब्रांड नेम जी, इमेज। और आमतौर पर वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले क्या नजर आता है आपको उसका,
यूआरएल को छोड़ दो, नीचे आ जाओ। वेबसाइट का लोगो, उसके नीचे कंटेंट का वेबसाइट का लोगो, कंटेंट से ऊपर कुछ नजर आ रहा होता है, वो क्या होता है? हेडिंग होगा नहीं, हेडिंग से भी ऊपर कुछ नजर आ रहा होता है, लोगो, स्लाइडर। स्लाइड, स्लाइडर देखा है ना आप लोगों ने, सब लोगों ने बनाया होता है, सब ने। होता है ना भाई, 1 2 3 चलते जाते हैं, बारी बारी चल रहे होते हैं, वो स्लाइडर्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेबसाइट को सबसे ज्यादा स्लो करने वाला एलिमेंट है वो कौन सा है? स्लाइडर्स होते हैं। वो स्लो क्यों करते हैं? वो हमें लग रहा होता है ना एनिमेशन है, वो एक्चुअली एनिमेशन नहीं होती है, वो 4 तस्वीरें होती हैं, मगर उनको एनिमेट किया जाता है स्क्रिप्टिंग के थ्रू। और वो स्क्रिप्टिंग जो होती है वो मोस्टली जो होती है वो जावास्क्रिप्ट होते हैं। और जावास्क्रिप्टिंग जो लैंग्वेज है ये गूगल जो है ना इसके बहुत अगेंस्ट है। यानी कि सबसे नापसंदीदा एलिमेंट जो है ना वो स्पीड के हवाले से वो जावास्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यानी वो ये कहता है कि जहां पर आपको स्पीड चाहिए वहां पर आपकी जावास्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इस वक्त अगर हम ये कहें कि भाई ये ऊपर एक स्लाइडर था तो वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। हमने क्या कहा, एज ए एसईओ एक्सपर्ट हमने रिकमेंड किया कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो तो आप स्लाइडर ऊपर ना लगवाएं। अगर आपको स्लाइडर बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए तो आप अबव द फोल्ड कंटेंट से नीचे स्लाइडर ले लो। यानी मेरी वेबसाइट का मैसेज ऊपर आ गया है, अब कोई बंदा नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेगा ना तो पहला ऑब्जेक्ट उसको स्लाइडर नजर आ जाएगा। लेकिन ये स्लाइडर मुझे डैमेज नहीं कर रहा, क्योंकि गूगल मुझे क्या कह रहा था कोर वेब वाइटल में, कह रहा था कि आपका जो एलसीपी है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, वो कैलकुलेट करेगा कि आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है कि फास्ट है। तो अब हमने तो इसमें से फास्टेस्ट एलिमेंट ही निकाल दिया जो स्पीड बहुत ज्यादा कैलकुलेट कर रहा था, जो बहुत टाइम लेने लगा हुआ था। अब जैसे ही मैंने उसको निकाला तो अब बाकी के जो मेरे कंपोनेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, अब उनका आपस में कंपटीशन है कि भाई इनमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब अगर हम इस तस्वीर को देखें भाई, इसमें से सपोज किया हमने कि स्लाइडर निकाल ही दिया, और देखें इस तस्वीर में स्लाइडर है भी नहीं है ना। इसके अंदर क्या है? टेक्स्ट, टेक्स्ट, लोगो, टेक्स्ट, टेक्स्ट, इमेज, टेक्स्ट, टेक्स्ट। यानी इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक पिक्चर है, इमेज है, और एक टेक्स्ट है। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इनमें से जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है वो इमेज है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इमेज बता रहा है। और जब हमने इमेज एसईओ पढ़ी थी, आपको याद होगा, तो मैंने कहा था कि हम रिकमेंड करते हैं कि भाई 100 किलोबाइट से बड़ा इमेज नहीं होना चाहिए। तो 100 किलोबाइट्स का अगर इमेज होगा भाई वो तो जल्दी लोड हो जाएगा, वो तो टाइम नहीं लेगा। ठीक है, तो जब हम इस जगह पर, इस पॉइंट पर आ जाएंगे तो फिर अब इसका मतलब क्या होगा कि अब क्या हो रहा है। मैं कहता हूं भाई ये जो टेक्स्ट है ना ये 12 किलोबाइट्स का है, सपोज ये वाला जो इमेज है ना ये 80 किलोबाइट्स का है, और ये वाला जो इमेज है ये 130 किलोबाइट्स का है। अब एलसीपी में क्या कैलकुलेट होगा? इसका टाइम, इनका नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, क्योंकि भाई ये तो सबसे बड़ा है, 130 तो इसने लेने हैं, किलोबाइट्स लेने हैं ना। तो इसका मतलब होगा 130 किलोबाइट्स में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये काम तो पहले ही हो जाएंगे इतने टाइम में। सबसे ज्यादा टाइम तो ये लगाएगा। तो अब आप इसका जो टाइम होगा, फॉर एग्जांपल पहले मुझे पता लग रहा था जनाब मेरा जो टाइम था ना लोड होने का वो 4.5 सेकंड हो गया था स्लाइडर की वजह से। तो जैसे ही मैंने स्लाइडर निकाला तो पता लगा भाई अब 2.5 पर आ गया, या 2.2 पर आ गया, या 2.3 पर आ गया। तो उसके निकालने से स्पीड बेहतर हो गई। अगर मुझे लगे अभी भी नहीं हुई तो मैं इस इमेज को क्या करूंगा, हल्का सा रिड्यूस कर दूंगा। इससे क्या होगा, इसका साइज छोटा होगा, इसके किलोबाइट छोटे होंगे, तो एलसीपी हम कंट्रोल कर देंगे। ठीक है, सो इट इज द प्रोसीजर टू कंट्रोल एलसीपी। अब आपने देखा ये काम किस लेवल का है, वेब डेवलपर लेवल का है। ऐसे ही है, यानी कि ये वाला काम या तो आप खुद करोगे अगर आपको इतनी समझ होगी, नहीं तो आप डेवलपर से ये काम करवाएंगे। कि डेवलपर को कहेंगे कि भाई मुझे, पहली बात तो एक क्लाइंट से कहेंगे कि भाई स्लाइडर लगाओगे तो वेबसाइट स्लो होगी। अगर वो कहेगा नहीं भाई मुझे तो लगाना ही लगाना है, तो इससे कहेंगे भाई ओके आप अपनी वेबसाइट को स्लो चला लें। या फिर हम उसको दूसरा ऑप्शन ये बताएंगे कि भाई इसको नीचे ले जाओ। कहाँ ले जाओ? अबव द फोल्ड कंटेंट से नीचे। और रियल प्रैक्टिस भी ये है कि अगर किसी वेबसाइट पे स्लाइडर लगा होता है तो लोग उसको देखते तो बिल्कुल नहीं है। एक स्लाइडर पे तो खुद से ही नजर पड़ जाएगी तस्वीर पे, क्योंकि वो तो आ ही गया नजर। उसके बाद सब लोगों ने स्क्रॉल करके नीचे ही जाना होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई इसको क्यों लगाया हुआ है यहाँ पर, आप इसको यहाँ से रिमूव कर दो। तो ये थी बात एलसीपी की। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। क्या कह रहा है, 2.5 सेकंड इज फाइन। इससे थोड़ा ज्यादा होगा तो इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे हम, और 4 सेकंड से भी ज्यादा होगा तो इसका मतलब है हालात बहुत खराब है, हमारी वेबसाइट की स्पीड स्लो है। उसके बाद जो अगला हिस्सा होता है वो होता है इंटरेक्टिविटी का, कि भाई वेबसाइट लोड हो गई है, अब उसने इंटरेक्टिव होना है।
तो इंटरेक्टिव वाले को हम बोलते हैं FID। FID स्टैंड फॉर फर्स्ट इनपुट डिले। फर्स्ट इनपुट डिले का क्या मतलब है कि पहली इनपुट के आने में जो डिले लग रहा है वो कितना है। पहले तो हमने कहा ना लोड होने में कितना टाइम लग रहा है, वो हो गया। अब हमने कहा कि फर्स्ट इनपुट के आने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है 100 मिली सेकेंड्स होना चाहिए। ठीक है, तो 100 मिली सेकेंड्स में अगर हो रहा है तो ठीक है, इससे ज्यादा हो रहा है तो फिर इसके भी आप देख रहे हो चार्ट में पता लग रहा है कि स्पीड इससे भी खराब हो रही है, तो हम इसको भी करेंगे। अब फर्स्ट इनपुट डिले का क्या मतलब है कि पहली जो चीज स्क्रीन पर हमें नजर आने वाली है वो कितनी देर में पूरी की पूरी नजर आ जाती है हिले जुले बगैर। ठीक है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसमें इमेजेस भी हो सकते हैं और ऐसे इमेजेस हो सकते हैं जो नंबर ऑफ इमेजेस हो और बड़े बड़े साइजेस के हों। तो आपको याद होगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन में मैंने आपको एक और चीज बताया था कि इमेज साइज को भी कंट्रोल कर लें, और अगर दोनों को विड्थ हाइट को नहीं करना तो कम से कम एक साइड से, या तो विड्थ से या हाइट से, मतलब किसी एक हिस्से से उसे भी कंट्रोल कर लो। तीसरा हिस्सा कौन सा होता है, CLS। CLS स्टैंड्स फॉर कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट और इज कॉल्ड विजुअल स्टेबिलिटी। विजुअल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि अब फाइनली हम क्या कह रहे हैं कि भाई चीजें नजर आई हैं और स्टिल हो गई हैं। वेबसाइट जैसे खोलते हैं तो एक लेवल पर आकर स्टिल नजर आनी शुरू हो जाती है, एक लेवल पर वो थंबल कर रही होती है, मूव कर रही होती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। तो वो ये कह रहा है कि भाई ये जो CLS वाला लेवल है इसका मतलब है कि अब स्टिल नजर आ गई है। तो कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स का आपस में शिफ्ट होने का टाइम कितना होना चाहिए, वो हमें ऑब्जेक्ट के शिफ्ट होने का टाइम भी बताने लगा हुआ है। ठीक है, मुझे मैसेज कर रहे हो, इतनी स्माइल करते हुए कर रहे हो यार, देखो क्या किया है? थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लो यार, है। ये भी हो गया। ये नीचे हमने डिटेल्स दे दी हैं सारी, मैं क्या नीचे हमने सारी डिटेल्स दे दी जो मैंने भी आपको बताई हैं, ये सारे का सारा वही लिखा हुआ है। अब अगला पार्ट क्या है, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद क्या है, HTTPS मतलब SSL, ये भी टेक्निकल SEO का फैक्टर था। और नीचे आते जाएं और देखते जाते हैं अब कौन कौन से फैक्टर्स हो रहे हैं जी। ब्रोकन लिंक्स, ये प्रीवियस लेक्चर भी शायद पढ़ा है हम लोगों ने कि ब्रोकन लिंक्स को फाइंड करें, ये भी टेक्निकल SEO का है। रीडायरेक्ट्स 301, ठीक है 302 तो ऑप्शनली लगाएंगे ना, लेकिन लगाना SEO के हवाले से कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, 301 होगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा वेबसाइट का, कि उस पर भाई नेविगेशन मेन्यूज होने चाहिए। कुछ वेबसाइट वाले होते हैं जो मेन्यूज ही नहीं रखते हैं, सो ये भी इसका एक अगेंस्ट होता है। उसके बाद कह रहा है कैटेगराइजेशन होनी चाहिए कि आपकी वेबसाइट में जो चीजें नजर आ रही हो वो कैटेगरीज में बनी हुई नजर आ रही हो। फिर URL स्ट्रक्चर्स, URL स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो मैं अभी आपको बताता हूँ कि भाई एक URL है dckitchen.org/professional-kitchen-equipment, पता लग गया ना कि भाई इस पेज पे क्या नजर आने वाला है। तो कहता है URL स्ट्रक्चर कीवर्ड फ्रेंडली होना चाहिए आपका। इंटरनल लिंकिंग के वेबसाइट के अंदर लिंक्स भी होने चाहिए, यानी होम के पेज से अबाउट अस में जा रहे हो, सर्विसेज के पेज से होम के पेज पर आ रहे हो, यानी आपकी इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए। जो मैंने आपसे कहा था कि गूगल कहता है कि एक वेबसाइट के अंदर 100 लिंक्स होने चाहिए, हाइपर लिंक्स। उसके बाद रोबोट्स की फाइल बनाई हुई है, ठीक है कि नहीं बनाई हुई है, अगर नहीं बनाई तो रोबोट्स की फाइल को भी होना चाहिए। और क्या रह गया अभी हमें, साइट मैप। सर ये जो इमेजेस वगैरह गूगल से ले लेते हैं किसी भी चीज की, तो उसको सेव एज के अंदर वो JPG में आती है, PNG के अंदर आती है फाइल्स वगैरह के अंदर, तो वो किस तरह करते होंगे वेबसाइट वाले, मतलब उन इमेजेस को कोई भी ले सकते हैं ना, तो उसके सेक्शन के लिए आता है ना कि JPG में करना है आपने PNG में करना है, तो वो जिस टाइप की फाइल होगी वही होगी ना। अगर मैं WebP बनाकर अपनी वेबसाइट पे लगाऊंगा तो सिर्फ WebP आएगी। अगर मैं JPG बनाकर लगाऊंगा, आप देखते हैं कुछ और फॉर्मेट्स भी आते हैं ना, तो जिस फॉर्मेट में हम करेंगे। और हम लोगों ने जब इमेज ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी थी तो उसमें मैंने ये भी कहा था कि भाई नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट में इमेज कन्वर्ट करो। इमेज कन्वर्टर्स भी पढ़ाए थे मैंने आपको, ऑनलाइन भी पढ़ाए थे ना, तो इस तरीके से करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइट मैप। अच्छा जी, साइट मैप की डुप्लीकेट कंटेंट की बात आ गई। फिर क्या था, 301 रीडायरेक्ट। फिर क्या था, कैनोनिकल भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, यानी जब मैं किसी वेबसाइट की टेक्निकल SEO चेक कर रहा हूं तो ये वाले सारे पॉइंट्स है जो अभी हमें दोबारा से हमने एक दफा रिविजिट किया इनको, जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इसके अंदर अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है
वेबसाइट एसईओ के अंदर को हम थोड़ा सा आज पढ़ते हैं और इंशाल्लाह अगली क्लास में खत्म करेंगे। लिंक बिल्डिंग, ठीक है। व्हाट इज लिंक बिल्डिंग? लिंक बिल्डिंग क्या चीज है? इसको हम ऑफ साइट एसईओ भी कहते हैं। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ। ऑफ साइट एसईओ का मतलब ऐसी एसईओ जो हमने अपनी वेबसाइट पे नहीं करनी, दूसरों की वेबसाइट पे करनी है, उसी को हम लिंक बिल्डिंग बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई फेसबुक की वेबसाइट की तो बहुत अथॉरिटी है, तो मैं क्या करूंगा, फेसबुक पर जाकर अपनी कंपनी की अगर प्रोफाइल बनाऊंगा और वहां पर जाकर अपनी वेबसाइट का यूआरएल दूंगा, तो वेट मिलेगा ना, हमें अथॉरिटी मिलेगी हमें। सो इस तरह करके हम दूसरी वेबसाइट्स की अथॉरिटीज को यूज करते हैं अपनी अथॉरिटी को बिल्ड करने के लिए, अपनी अथॉरिटी बढ़ाने के लिए। ऐसे ही है ना, जैसे मैं कहूँगा भाई हम पैकेजेस माल चले जाएं और वहां पर ब्रांड्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, और हमने स्टैंडीज बनाई हैं पीक सॉल्यूशंस की, और हर ब्रांड के अंदर एंट्रेंस पे जाकर हम अपनी स्टैंडी को लगा दें, मतलब यूं करके रख दें। अब कोई भी बंदा दरवाजे से होकर अंदर जाएगा तो उसको स्टैंडी नजर आएगी। चलें स्टैंडी छोड़ दें, इस तरह की एक स्क्रीन लगा कर आ जाए जिसके अंदर हमारे सारे कोर्सेज जो होंगे वीडियो की शक्ल में चल रहे हो, क्लासरूम नजर आ रहे हो, क्लास पढ़ाता हुआ भी नजर आ रहा हो, विजिटर देखते हुए भी नजर आ रहे हो, मार्केटिंग के लिए। तो अब फायदा क्या होगा इसका? वेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें? यानी एक बंदा पिज्जा हट के अंदर जब घुसेगा और उसको पीक सॉल्यूशन नजर आएगा, तो पीक सॉल्यूशन की अथॉरिटी ज्यादा बिल्ड होगी, क्योंकि अब हम पिज्जा हट की अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसे ही है ना, जैसे हम ये कहेंगे भाई एक एलसीडी हमने यहां सड़क पे लगाई है बाहर, और एक एलसीडी हमने पिज्जा हट के अंदर लगाई है। फर्क है दोनों में कि नहीं है? रोड की अथॉरिटी वो नहीं होगी जो किसी ब्रांड की अथॉरिटी होगी। तो आप ये समझ लो कि ये ऑफ साइट एसईओ या लिंक बिल्डिंग क्या है? ये अब हम ब्रांड्स की अथॉरिटीज को इस्तेमाल करेंगे, वेबसाइट ब्रांड्स जो वेबसाइट में ब्रांड बन गए हुए हैं। वेबसाइट में ब्रांड कौन बन गया है, या वेबसाइट में ब्रांड कौन बन जाता है, ठीक है? वेबसाइट की अथॉरिटी कैलकुलेट होती है और इसका स्कोर होता है 0 to 100। यानी वेबसाइट की अथॉरिटी कैलकुलेट होती है और इसका स्कोर होता है 0 to 100। जरा इधर आए, ये भी बहुत सारे टूल्स होंगे। वेबसाइट अथॉरिटी चेकर एएचआरएफ का फ्री टूल है, ये भी मोज का भी है, ठीक है, और भी बहुत वेबसाइट्स आ रही हैं। इस जगह पर आकर हम वेबसाइट का नाम लिखेंगे, तो अब हमें पता लगेगा कि उस वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है। फेसबुक का देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसे ख़त्म भी करेंगे और एक पूरी एसईओ का ओवरव्यू लेंगे, जितनी हमने स्टार्ट से लेकर पढ़ी है, ताकि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे समझेंगे। कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, किसी का काम करना होगा, तो हम उसे कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। जी, क्या अथॉरिटी है? हुँ? जी, डोमेन रेटिंग आ गई है हमारे पास, ठीक है ना? बिल्कुल, ये अथॉरिटी चेक करिए, इसकी कितनी अथॉरिटी आ रही है इस वक्त? 100। ओके, linkedin.com, इसकी देखिए जरा। स्पेल से लिखी गई है मुझसे। इसे कॉपी कर दें जरा। चलिए अब चल पड़ा।
यहाँ से आकर हम वेबसाइट की अब हम जब हम कोई वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो अथॉरिटी होती है वो तो जीरो से ही स्टार्ट होती है। जीरो के बाद वन हो जाएगी, वन के बाद टू हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि जब मैं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखता था तो कीवर्ड तो रैंक करता था, कीवर्ड रैंक करता था, लेकिन जब मैं उसकी अथॉरिटी आपको दिखाऊंगा तो पता नहीं 4 होगी या 5 होगी। अब वेबसाइट को रैंक करवाना एक अलग बात है और अथॉरिटी बिल्ड करना ये एक दूसरी बात है। अगर आप गूगल देखें, अब हम गूगल की बात नहीं कर रहे, अभी हम गूगल से बाहर आके बात करने लगे हुए हैं, ठीक है। सो कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी वेबसाइट्स की अथॉरिटीज भी बिल्ड करनी होती हैं, तो फिर वो ऐसी कंपनी से कांटेक्ट करते हैं जो अथॉरिटीज दे रही होती हैं। ये कैसे देनी है ये भी आपको मैं साइंस समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम, और अगर किसी बंदे ने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है गूगल के ऊपर तो उसकी जो स्ट्रेटजी है वो है ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ। फॉर एग्जांपल अगर हम ये क्रॉस कंपैरिजन करें कि भाई ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ और लिंक बिल्डिंग, भाई बेहतर क्या चीज़ है, तो अगर तो आप वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है जिसकी अथॉरिटी 30 है और एक वेबसाइट है जिसकी अथॉरिटी 2 है, मगर जिसकी अथॉरिटी 2 है उसके ऊपर ऑन साइट एसईओ कंप्लीट हुई हुई है और उसके ऊपर टेक्निकल एसईओ कंप्लीट हुई हुई है, लेकिन जिसकी अथॉरिटी 30 है उसके ऊपर सिर्फ लिंक्स लगे हुए हैं बस, यानी उसकी लिंक बिल्डिंग हुई हुई है, तो रैंक ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ वाली वेबसाइट करेगी, लिंक बिल्डिंग वाली वेबसाइट रैंक नहीं करेगी सिर्फ। यानी अगर आपको सिर्फ रैंक करवाना हो तो ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ बेहतर ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके क्लाइंट्स आपको ये कहें कि नहीं भी हमें तो इसकी वो भी करवानी है, अथॉरिटी भी इंप्रूव करवानी है, ठीक है, तो फिर हम लिंक बिल्डिंग की बात करते हैं। इसी तरह एक चीज और भी है हमारे पास, अब एक चीज मैं और लिखने लगा हूं यहां पर, लिखिएगा, मैं लिखता हूं ऑनलाइन स्पैम स्कोर चेकर। ईमेल स्पैम नहीं, वेबसाइट स्पैम, ऑनलाइन वेबसाइट, भाई ईमेल में भी स्पैम होता है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वेबसाइट स्पैमिंग की बात कर रहे हैं। वेबसाइट स्पैमिंग क्या है? वेबसाइट स्पैमिंग का मतलब ये होगा कि भाई हमने कंटेंट कहीं से ऑटो जनरेट कराया होगा तो वो भी वेबसाइट स्पैमिंग में आएगी। और वेबसाइट स्पैमिंग में और क्या आएगा? वेबसाइट स्पैमिंग में ये भी चीज आ जाएगी कि हमारे पास कोई ऑटो लिंक्स हैं, यानी एक बंदे ने मुझे कहा कि हाँ भाई मुझे 1000 रुपया दो, मैं 10,000 लिंक जनरेट करके दे देता हूँ, वो बॉट के थ्रू लिंक्स जनरेट करके दे देगा, तो ये भी स्पैम है। लिंक बिल्डिंग की स्ट्रेटेजी के लिए गूगल हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल है, और अभी लेटेस्ट मंथ्स में इसकी भी अपडेट आई थी कि आपके पास स्पैम कंटेंट नहीं होना चाहिए। और अब गूगल ये कह रहा है कि जिनका कंटेंट स्पैम है इन टर्म्स ऑफ लिंक्स और इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, तो वो उनकी वेबसाइट्स को बिल्कुल डाउन कर रहा है, और जिनका कंटेंट स्पैमिंग में नहीं आता उनको वो ऊपर ला रहा है, ठीक है। तो ये मैं इधर आ गया हूं, पहले इस वेबसाइट पे जाकर देख लेते हैं, चेक स्पैम स्कोर, इस पे क्लिक करें। स्पैम स्कोर कितना होना चाहिए? लेस देन 27। पूरी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो कितना होना चाहिए? 27 से कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट स्पैम है। मैं यहाँ पर क्लिक सॉल्यूशन लिखता हूँ, कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करते हैं। और मल्टीपल लाइंस में हम मल्टीपल वेबसाइट्स देकर एक से ज्यादा वेबसाइट्स का भी स्कोर चेक कर सकते हैं, और इस यूआरएल से आप देखिएगा कि आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, स्पैम स्कोर के अलावा भी बहुत कुछ पता लगेगा। इसे खुलने दें जरा, उतनी देर में ना मैं एक अपना दूसरा अकाउंट खोल लूँ जिसमें हमारे पास ऊबर सजेस्ट है। चलिए इधर आ जाए। जी, यहाँ से कर देते हैं हम, इस पर क्लिक कीजिए, पहले नहीं हुआ था। चलो जी, डीए डोमेन अथॉरिटी, पीए पेज अथॉरिटी, ये जो ऑन साइट एसईओ टेक्निकल एसईओ कर रहे हैं ये पेज अथॉरिटी बनाती है, और डोमेन अथॉरिटी पूरी डोमेन की अथॉरिटी बनाती है। जी इधर आकर देखिएगा जरा,
और ये स्टैंडर्ड गूगल का नहीं है। सबसे पहली बात, ये मोज का स्टैंडर्ड है। एक और कंपनी है मोज, उनका स्टैंडर्ड है। इसका मतलब ये होगा गूगल लिस्टिंग इससे ना बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी ना फर्क पड़ेगा। गूगल लिस्टिंग के लिए हमें क्या करना है, गूगल के स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना है। यहां अगर आप इसका स्पैम स्कोर चेक कर लो, कितना आ रहा है स्पैम स्कोर, 1%। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, लेस देन, यानी कि बेसिकली तो कहता है वो लेस देन 30, लेकिन हम ये कहते हैं कि 30 नहीं भाई, 27 से कम ही कैलकुलेट करो। ठीक है, तो जिन वेबसाइट्स का स्कोर इससे ज्यादा होता है, इसका मतलब होता है कि भाई वो स्पैम हुई है मुख्तलिफ तरीकों से, तो उनकी स्पैमिंग को हमें खत्म करना होता है। अच्छा जरा इधर आ जाते हैं, मैं जरा देखता हूँ मेरा ऊबर सजेस्ट चल रहा है तो उसको भी साथ देखते हैं। इसकी रिकॉर्ड एक तो हमें ये पता लग गया जी। अब हम जरा ये देखते हैं कि ये लिंक बिल्डिंग के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजीज क्या है, किस तरह हमने लिंक बिल्डिंग करनी है। एक तो मैं आपको वीडियो भेजूंगा, ये मैंने प्रीवियस जो क्लास ली थी उसमें ऊबर सजेस्ट यूज किया हुआ है, वो व्हाट्सएप में वीडियो पड़ी है। ठीक है, कि ऊबर सजेस्ट में हम लोग साइट ऑडिट भी कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं, और लिंक बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटीज भी फाइंड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मेरी भी एक वेबसाइट है और मेरे एक कंपटीटर की भी वेबसाइट है। सो मेरी तो लिंक बिल्डिंग नहीं हुई, लेकिन मेरे कंपटीटर की तो लिंक बिल्डिंग हुई हुई है। सो मैं अपनी वेबसाइट और अपने कंपटीटर की वेबसाइट बताकर उसके लिंक्स फाइंड कर लेता हूँ, तो मेरे पास उसके लिंक्स आ जाएंगे। तो जब हमारे पास उनके लिंक्स आएंगे, अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं। नंबर 1, पहली अपॉर्चुनिटी है लोकल लिस्टिंग साइट्स। लोकल लिस्टिंग साइट्स क्या होती हैं, इस तरह की साइट्स को हम बोलते हैं नेम, एड्रेस और टेलीफोन टाइप लिस्टिंग। ये मैंने वर्ड बोल दिया। नेट का क्या मतलब होता है, नेम, एड्रेस और टेलीफोन। ये कौन सी है, ये लोकल लिस्टिंग है। लोकल लिस्टिंग का मतलब क्या है भाई, गूगल बिजनेस प्रोफाइल हमने बनाई थी, वो लोकल लिस्टिंग है ना हमारे पास। तो जब हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं तो वहां पर जाकर करते हैं, अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं और अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, तो हमारी लोकल प्रोफाइल बन जाती है। तो ये कह रहा है कि इस तरह की और भी बहुत सारी लिस्टिंग्स होंगी, लेकिन वो इस तरह लिस्टिंग में नहीं आएंगी, वो वेबसाइट के थ्रू जाकर हम सिर्फ डाटा एंटर करेंगे उनमें जाकर। तो आपको लोकल लिस्टिंग में आना है। अब ये लोकल लिस्टिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बिजनेस जिस एरिया में है हम उसी को कंसीडर कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर हमारा बिजनेस पाकिस्तान में है तो हमें पाकिस्तान की लोकल लिस्टिंग साइट्स चाहिए। अगर मेरा क्लाइंट कीनिया का है तो मैं उसकी लोकल लिस्टिंग लाहौर में तो नहीं करूंगा ना, मतलब पाकिस्तान में तो नहीं करूंगा, अब मुझे कीनिया में ही करनी है। अगर मेरा क्लाइंट कनाडा का है तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे लोकल लिस्टिंग साइट फाइंड करनी पड़ेंगी जो कनाडा में मौजूद है, उधर जाकर मैं लोकल लिस्टिंग जो उन्हें ऐड करूंगा तो मुझे फायदा होगा। अब ये लोकल लिस्टिंग साइट्स जो होंगी इनकी भी तो अपनी एक अथॉरिटी होगी, तो जब इन सब लोकल लिस्टिंग में जाकर मैं अपनी वेबसाइट ऐड करूंगा, एक तो क्या होगा, वो टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह हमारा डाटा उनके पास चला जाएगा। एक एडवांटेज तो हमें ये मिलेगा ना, ये ट्रैफिक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या होगा कि अगर किसी एक वेबसाइट की अथॉरिटी 50 होगी तो मेरी ग्रो होगी, किसी की अथॉरिटी 40 होगी तो मुझे ग्रो होगी, और अच्छी अथॉरिटी जो हम कंसीडर करते हैं डेट इज इक्वल्स टू 40। ये अभी मैंने लिखी है ना अथॉरिटी, कितनी लिखी है मैंने, 0 to 100। इसमें से हम जो अच्छी अथॉरिटी कंसीडर करते हैं वो 40 होती है, यानी जिसकी वेबसाइट की अथॉरिटी 40 हो, हम समझते हैं कि हमें यहाँ से लिंक लेना चाहिए ताकि हम भी 40 तक पहुंच सके। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की अपनी अथॉरिटी 10 हो, 8 हो, तो उधर से तो हमें लिंक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी ऑलरेडी इतनी पुअर है। अच्छी, जिसको अच्छी अथॉरिटी मोस्ट समझता है वो 40 होती है। और अभी आपने देखा फेसबुक की कितनी थी, 100 आउट ऑफ 100। इसी तरह अगर आप लिंक्डइन की देखोगे तो वो 95 प्लस ही होगी, 94 होगी या 95 होगी लिंक्डइन की,
98, हाँ वही मैं कहा, इससे ज़्यादा होगी। तो इस तरह इसका मतलब क्या होगा, इनकी अथॉरिटीज़ तो इससे बहुत ज़्यादा हैं। तो इन जगहों पर जब हम अपनी वेबसाइट्स को लगाएंगे तो हमारी अथॉरिटी भी ऑटोमेटिकली ग्रो होगी। अब लोकल लिस्टिंग साइट्स को फाइंड कैसे करना है, पहले तो हमें यह पता लग गया कि भई ये लोकल लिस्टिंग साइट्स कौन सी हैं। ये लोकल लिस्टिंग साइट्स वो वाली वेबसाइट्स हैं जो लोकली हैं, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर मेरा क्लाइंट पाकिस्तान का होगा तो मुझे पाकिस्तान की लोकल लिस्टिंग साइट्स की ज़रूरत है। इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर आकर हम लोगों ने अपने अकाउंट्स बनाने हैं। जैसे आप अपनी फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाते हो, इसी तरह इन लिस्टिंग साइट्स पे जाना है, साइन अप करना है और अपनी कंपनी के नाम के साथ, कंपनी के एड्रेस के साथ, कंपनी के मोबाइल नंबर के साथ और कंपनी के यूआरएल के साथ वहां पर एक साइन अप करना है। तो जब हम वहां पर जाकर अपनी वेबसाइट का यूआरएल देकर आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उधर से अथॉरिटी मिल जाएगी। एक टर्म हमने पहले भी डिस्कस की थी जिसको हम बोलते हैं लिंक जूस, और एक टर्म होती है डू फॉलो और एक टर्म होती है नो फॉलो। लिंक जूस का क्या मतलब है? लिंक जूस का मतलब है कि जब हम किसी जगह पर जाकर अपनी वेबसाइट का यूआरएल देते हैं तो उसकी अथॉरिटी जो हमें मिलती है इज कॉल्ड लिंक जूस। उसको हम लिंक जूस बोलते हैं कि उसकी अथॉरिटी हमें मिल गई है, इसका मतलब है लिंक जूस हमें मिल गया। लेकिन ये लिंक जूस हर वेबसाइट नहीं देती है, ठीक है। जो लिंक हमें मिलता है इसकी टू टाइप्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं डू फॉलो और एक को हम बोलते हैं, हमने शायद पहले भी किया था, एक होता है डू फॉलो और एक होता है नो फॉलो। अच्छा, हम लोगों ने हाइपरलिंक्स लगाया था, अगर आप लोगों को याद होगा। HTML एडिटिंग जब कर रहे थे तो मैंने आपको ए का टैग लगाना सिखाया था। तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो, लेकिन हमने ये वाला एट्रीब्यूट यूज ही नहीं किया था। उसकी वजह यह है कि बाय डिफॉल्ट हर लिंक डू फॉलो होता है, यानी अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो हर हाइपरलिंक डू फॉलो ही है। तो अगर किसी ने डू फॉलो लिंक नहीं बनाना होता तो वो क्या करता है, वो फिर ये लिखता है। किस जगह पे लिखेगा? इसमें लिखेगा href जो भी आ रही है वेबसाइट, और उसके बाद लिखेगा rel इक्वल्स टू, और यहां पर क्या लिखेगा? नो फॉलो। लेकिन अगर कोई बंदा हाइपरलिंक में ये मेंशन नहीं करता rel, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका लिंक किस तरह का है? डू फॉलो है। और डू फॉलो लिंक का क्या मतलब है? जो डू फॉलो लिंक्स हैं वो क्या देते हैं आपको? क्या देते हैं आपको? लिंक जूस, लिंक अथॉरिटी। यानी वो आपको लिंक अथॉरिटी भी देते हैं कि अगर उन जगहों पर जाकर अपनी वेबसाइट्स को ऐड करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी भी ग्रो होगी। यानी अगर मैं लिंक जूस ले रहा हूं, डू फॉलो लिंक्स ले रहा हूं और नंबर ऑफ लिंक्स पे काम होने लगा हुआ है, जिसे लिंक बिल्डिंग कह रहे हैं हम, तो हम 1 से 5 पर जाएंगे, 5 से 7 पर जाएंगे, 7 से 20 पर जाएंगे, 20 से 40 पर जाएंगे। इस मीन हमारी अथॉरिटी बढ़ रही है। लेकिन जो वेबसाइट्स आपको डू फॉलो नहीं कर रही, यानी लिंक जूस नहीं दे रही, इसका क्या मतलब है कि उधर जाकर अगर मैं लिंक लगा रहा हूं तो वहां से मुझे लिंक जूस नहीं मिल रहा, मगर वहां से मुझे ट्रैफिक फिर भी मिल रही है। वहां इसका मतलब क्या हुआ? ट्रैफिक का क्या मतलब है? ट्रैफिक का मतलब है क्लिक। यानी एक वेबसाइट पर जाकर आपने लिंक लगा दिया तो कोई बंदा अगर उस वेबसाइट को, दूसरों की वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट को देखेगा तो लिंक तो मिल जाएगा ना उसको, वहां से क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा। मगर लिंक जूस क्या है? अथॉरिटी है। वो कैसे मिलनी है? वो कैसे मिलनी है? अगर आपके हाइपरलिंक में ये नहीं लिखा होगा। तो जिन्होंने अथॉरिटी नहीं देनी होती उन्होंने लिंक्स में क्या लगाया होता है? रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। और बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है कि हर लिंक जो होता है वो हर लिंक डू फॉलो होता है। ठीक है, अब हम इसको फाइंड करने लगे। तो यहां अगर हम लिखते हैं, इनको फाइंड करने की टर्म भी नोट कर लेनी आपने, सबके लिए एक ही तरीका यूज करना है आपने, कि जो फ्री आपने फाइंड करने होंगे वो कैसे करेंगे। हाई PR लोकल लिस्टिंग साइट्स
इन आगे मैंने कंट्री लिख दिया। अगर मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूं इस वक्त लिंक्स पे तो मैं पाकिस्तान लिखूंगा। यानी इनको फाइंड करने का क्या तरीका होगा, हाई पीआर। पीआर का मतलब क्या है, पेज रैंक, कि हाई पेज रैंक लोकल लिस्टिंग साइट्स इन पाकिस्तान मुझे दिखाओ। ये लिख के मैं एंटर करता हूं। कुछ तो ऊपर आई है, इनको छोड़ देते हैं, जरा नीचे आते हैं, जरा देखते हैं क्या आ रहा है। टॉप 50, टॉप 20, 314 आ रही है ना कितनी सारी, 50 प्लस, 300 प्लस, 85 प्लस, 391, 600, कितनी सारी लिस्टिंग आ रही है। इस पे जाएंगे हम, इन पे एक एक करके हमने क्लिक करना है, ठीक है, और फिर इनको अटेम्प्ट करना है कि कहाँ हमें फ्री साइन अप मिलता है। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स होंगे जिसमें आपको फ्री मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आपको कहेगा कि भाई इसकी फीस है, इतने डॉलर्स आप हमें देंगे तो हम आपको साइन अप करा देंगे। तो इसका फायदा क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है भाई इसकी फीस है, लेकिन जब हम उसकी डोमेन अथॉरिटी देखते हैं तो वो 70 है, तो हम वहां पर जाकर एक दफा लिंक लगाना है ना हमने। जब एक दफा हम वहां पर अपना लिंक लगा देंगे तो उससे हमारी डोमेन अथॉरिटी भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होगी। या उस सूरत में हम करते हैं जब कोई अपनी डोमेन अथॉरिटी ग्रो करवाना चाहता हो। अगर कोई बंदा वेबसाइट को गूगल पे रैंक करवाना चाहता है तो ऑन साइट एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ इज इनफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें से किसी एक पर चले जाते हैं, इस पे क्लिक कीजिए। जी आ गई है, आगे बता रहे हैं किस तरह की लिस्टिंग्स हैं। इन सारों को मैं अटेम्प्ट करूंगा डाटा एंट्री के लिए। तो क्या तरीका होगा, यहां पर जाकर हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे। अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे फेसबुक पे बनता है या कहीं पर भी बनता है, तो उस तरह के हम यहाँ पर अपने अकाउंट्स बनाकर एंट्री करेंगे। फिर वो आपसे बिजनेस का नाम पूछेगा, आपसे आपकी वेबसाइट का नाम पूछेगा, आपकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन पूछेगा। कुछ साइट्स हैं जो आपसे कीवर्ड्स भी पूछ सकती हैं कि भाई आपकी वेबसाइट के कीवर्ड्स कौन से हैं, कि सर्चिंग कैसे आ रही है आपकी। वो सारा डाटा मैं इसको प्रोवाइड करूंगा। एक काम जब मैं कंप्लीट कर लूंगा, अगर वो पेड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें एक लिंक जूस यहाँ से मिल गया। लेकिन ये याद रखना है कि ये फौरी तौर पर हमें नहीं मिलता लिंक जूस। जो हम कहते हैं ना कि वेबसाइट ने रैंक 6 माह में होना है, वो एक्चुअली लिंक बिल्डिंग वाला पार्ट होता है ज़्यादा। बाकी तो कंपटीशन पे डिपेंड करता है, तो 2 माह में भी अब रैंक कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं। लेकिन जो फ्री लिंक्स होते हैं ये एक्टिवेट होने में कम से कम 6 माह लेते हैं, ठीक है।